हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो सवालों के जवाब ढूंढने में तो बहुत मजा आता है, तो चलो लेट्स रॉक। चलो देखते हैं पहला सवाल। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विथ रेफरेंस टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे कि आपके सामने है ये सबसे पहले ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये एलिमेंट्स हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो वैलेंस शेल है ओके हर एक एलिमेंट का, जैसे ये हर एक एलिमेंट के केस में ये है उनके वैलेंस शेल्स, इसमें 2, 3, 4, 5, 6। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये कुछ ऐसा है NS2 NS2 NP3। हर एक एलिमेंट में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके केस में भी देखो p ऑर्बिटल्स जो है ना वो हाफ फिल्ड है और इसी के वजह से ये सारे एलिमेंट्स ना थोड़े ज़्यादा स्टेबल है। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो है -3, +3 और +5। अब देखते हैं क्यों। -3 कैसे? हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p3 है। इसके p ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा? -3 में। 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। +3 देखो हर एक शेल में, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे के भी तो स्टेबल हो सकता है, इसलिए +3 एग्जिबिट करता है। और +5 इसीलिए क्योंकि देखो वैलेंस शेल में, पूरे वैलेंस शेल में सिर्फ p में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, पूरे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है मिलके, तो इसीलिए ये पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स दे के भी स्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा ये। अब -3 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसकी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। देखो, और मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अब मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, तो भाई साहब कहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे? देखो बिस्मथ, ये तो मेटालिक कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा शो करता है, तो ये तो -3 दिखाता ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसकी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी टेंडेंसी, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और सबसे लास्ट सबसे कम टेंडेंसी बिस्मथ की। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी देखेंगे डाउन द ग्रुप ना, तो यहाँ तक तो कहानी ठीक चलती है, फॉस्फोरस तक यहाँ तक 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो पाते। पर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये जो हेवियर एलिमेंट्स है इनके केस में ना 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं हो पाते। ये पूरे 3 और ये 2 मिलके पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं हो पाते। तो ये क्या करते? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करते। तो इसका मतलब ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो +5 की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है, और +3 जो है यहाँ पे +3 दिखा रहा है, यहाँ पे भी +3 दिखा रहा है, यहाँ पे भी +3 +3 +3, तो +3 की बढ़ रही है, +5 की क्या हो रही है? यहाँ पे +5 यहाँ पे +5 की टेंडेंसी कम होगी देने की, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। अब ये कम क्यों हो रही है? ठीक से देखो, इनमें D हेवियर एलिमेंट्स में D और F ऑर्बिटल्स है। अब हमने पढ़ा है कि ये बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं, और इसी के वजह से ये जो S इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है, तो ये उसे जाने ही नहीं देते। तो इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने अच्छे से पढ़ा है, फिर भी बता दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देने के कारण ये +5 एग्जिबिट नहीं करते, मतलब बहुत उनकी एबिलिटी बहुत कम होती जाती है +5 एग्जिबिट करने की। अब देखते हैं एटॉमिक साइज का वेरिएशन डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप 15 में जनरल ट्रेंड ही फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज ही होता है। अब हमने ये बहुत अच्छे से देखा है 11th स्टैंडर्ड में कि ये जनरल ट्रेंड ऐसा क्यों है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम कम हो रहा है आउटर मोस्ट शेल तक, उसके इलेक्ट्रॉन तक। तो
अब जाके देखेंगे हम लोग ठीक से, तो नाइट्रोजन से अगर फॉस्फोरस तक हम आएंगे तो जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है, +40 का इंक्रीज हो रहा है देखो। पर जब हम फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक आएंगे तो देखो बस 21 का इंक्रीज हो रहा है, फिर आर्सेनिक से एंटीमनी तक 20 का इंक्रीज हो रहा है, और एंटीमनी से बिस्मथ तक तो देखो बस 7 का ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज है ये कम क्यों हो रहा है भाई? ज़्यादा हो जाना चाहिए था, ज़्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए था। सेम वही कहानी, यानी कम में D और F ऑर्बिटल्स जो है ना नीचे वाले एलिमेंट्स में, देखो ये बेचारे बहुत पुअर शील्डिंग करते, तो इसके वजह से अगर ये अच्छी शील्डिंग करते तो न्यूक्लियर चार्ज इन पर कम पड़ता, तो ये दूर चले जाते। पर ये निकम में है तो ये अच्छे से शील्डिंग नहीं कर रहे, तो इनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पड़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पड़ने से ये पास आ रहे, मतलब ऐसे समझ लो कि थोड़ा ही कम दूर जा रहे, तो कम दूर जा रहे इसलिए इंक्रीज भी है जो वो कम इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तब ये जनरल ट्रेंड फॉलो करता है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आप इससे पता कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है। अभी इसका रीजन भी हमको पता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे एटम से तो उसके बाद वो कटायन बन जाएगा। कटायन का साइज एटम से छोटा होता है, पैरेंट वाले, तो छोटा साइज की वजह से न्यूक्लियस से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पास आएगा। अब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा पड़ने लगेगा, तो भाई अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन अब निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी ही पड़ेगी ना, देखो तो इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बस। और इनकी खास बात ऐसे है कि ये जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो है इनके पीछे वाले सेम पीरियड में, तो ये ग्रुप 15 एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। वो हम सबको पता है कि अक्रॉस द पीरियड हम जब जाते हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होते जाता है, पर ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है भाई। अब ऐसा क्यों? थोड़ा ध्यान से समझ लो कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, हमने देखा था NS2 और NP3। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो गया है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है भाई साहब। अब थोड़ा ज़्यादा मग्न है मेडिटेशन में, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इनको थोड़ा सा जगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और बस ये ज़्यादा एनर्जी जो देनी पड़ रही है इसी के वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो सेम पीरियड में है उससे ज़्यादा है, मतलब नाइट्रोजन की ज़्यादा है कार्बन से, फॉस्फोरस की सिलिकॉन से, ऐसे। अब देखते हैं सबसे लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे सेम जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वो भी कम हो रही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में, अगर आपको और अच्छे से अगर आपको पता नहीं है तो आप क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 से पढ़ सकते हो। तो इसमें एक छोटा सा वेरिएशन क्या है भाई कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना तो डिक्रीज तो हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर हेवियर जो एलिमेंट्स है ना यहाँ से आर्सेनिक से लेके एंटीमनी बिस्मथ तक देखो थोड़ा, तो आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, बस 0.1 से ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही। इसकी तो भाई सेम ही है इसके जैसे, और इनकी भी इससे 0.1 से ही कम हो रही है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है 0.9 से। तो ये कम डिक्रीज क्यों हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हेवियर एलिमेंट्स में? फिर से वही रीज़न, ये निकम में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो D और F ऑर्बिटल में बैठे हुए ये बेचारे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड ही नहीं कर रहे। देखो तो अगर ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड ही नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ तक ज़्यादा आ जाएगा। अब ज़्यादा आ जाएगा तो इनकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की वो कम होगी क्या? वो थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम, और वो थोड़ी कम दिख रही है यहाँ पे देखो, एकदम 0.1 से कम हो गई। यहाँ पे तो उतनी ही है, यहाँ पे भी देखो ये भी 0.1 ही है, यहाँ पे भी 0.1 से ही कम हो गई एकदम, बस इसीलिए। तो चलो देखते हैं दूसरा सवाल, व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस? अब भाई इसमें मजा आएगा, देखो क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना ये गेम खेल रही है यहाँ पे। अब कैसे गेम खेल रही है बताता हूँ मैं तुमको। देखो नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ। अब भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ना इसके पास ना एक खास एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की। ओके, इसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए पी पाई ऑर्बिटल पी पाई बॉन्डिंग होती है इनके बीच में।
अब ये भी क्यों होती है? क्योंकि इनका साइज भी छोटा होता है, वो सब चीज़ें के वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो देखो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी ना, BD लिख देता हूँ मैं, ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाएगी भाई, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। अब देखते हैं हमारे फॉस्फोरस भैया, ये बेचारे ना थोड़े से गरीब है, ऐसे बोल दो। ये ना दूसरे फॉस्फोरस के साथ कुछ P4 मॉलिक्यूल बनाते हैं, कुछ ऐसा देखो। तो मतलब ये फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस के साथ लिंक्ड है, ये फॉस्फोरस 1 2 3 फॉस्फोरस के साथ लिंक्ड, तो ऐसे P4 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। अब देख रहे हो तुम लोग, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ओके, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो तो ऑब्वियसली इससे कम होगी। बस ये जल्दी टूटेगा, तोड़ेगा अपना बॉन्ड, फटाक से रिएक्ट करने जाएगा। इसीलिए तो मैंने बोला था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। बस बता दिया। तो देखते हैं तीसरा सवाल, डिस्कस द ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब ये थोड़ा बिग बॉस टाइप सवाल है, थोड़ा बड़ा है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ कैसी है भाई। तो हाइड्रोजन के साथ मिलके ये ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिनका एक नॉर्मल बेसिक फार्मूला EH3 है। ई में तुम लोग नाइट्रोजन को लगा दो तो NH3 हो जाएगा, फॉस्फोरस लगा दो PH3 हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसे हाइड्राइड्स बना रही है। अब इनकी खास बात ऐसे है कि ये जो हाइड्राइड्स है इनकी स्टेबिलिटी कुछ है ना, वो हम लोग NH3 से हम लोग BiH3 तक जाएंगे तब स्टेबिलिटी कम हो रही है, और जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ना वो बढ़ रहा है। अब भाई साहब देखते हैं ऐसा क्यों। तो थोड़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर जरा ध्यान देते हैं। जैसे जैसे हम लोग NH3 से BiH3 तक जा रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो कम हो रही है। 389 लग रहा है एनर्जी यहाँ पे N और H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ पे 322 लग रहा है P और H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ऐसे AS और H के बॉन्ड के लिए 297 एनर्जी लग रही है, SB और H के लिए 255 लग रही है। यहाँ पे तो छोड़ दो, दिया ही नहीं इन लोग ने। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कम कम एनर्जी लग रही है तो जल्दी जल्दी टूट रहे, फिर ये थोड़ा कम एनर्जी से टूटेगा, ये और कम एनर्जी से टूटेगा, तो ये ज़्यादा देर तक ऐसे ही टिका रहेगा, ये जल्दी टूट जाएगा एनर्जी देने पे, ये और जल्दी, ये और जल्दी। तो स्टेबल कम हो रहा है, देखो ये भाई ऐसे ही बैठे रहेंगे एकदम अच्छे से, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम, ये कम कम, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो रही है। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है? देखो इनको तोड़ने के लिए अगर एनर्जी कम कम लग रही है तो ये जो हाइड्रोजन है वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा ना। इस केस में ये हाइड्रोजन और ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा क्योंकि और बहुत कम एनर्जी लग रही है तोड़ने के लिए ये बॉन्ड, तो जल्दी हाइड्रोजन दे रहा है। मतलब वही तो होता है, इस टर्म में हम लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर को हाइड्रोजन देने की एबिलिटी पर देखेंगे। तो जल्दी हाइड्रोजन दे रहा है मतलब ज़्यादा जल्दी रिड्यूस कर रहा है, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम। तो क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फिर हाइड्राइड्स की बेसिसिटी भी देख लेते थोड़ी। तो इनकी बेसिसिटी जो है वो अमोनिया से हम लोग बिस्मथ के हाइड्राइड तक जाएंगे, ओके, मतलब NH3 से लेके हम अगर BiH3 तक जाएंगे तो बेसिसिटी कम हो रही है। अब इसको समझेंगे हम लोग आगे के सवालों में, जहाँ पे ये एकदम अच्छे से NCERT वालों ने सवाल पूछ के रखा है हमें। तो यहाँ पे फिलहाल इसको बाजू में रख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो इनमें ना ये हाइड्राइड्स में ये थोड़े नौटंकी कर रहे हैं अमोनिया भाई साहब। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ना वो ज़्यादा है फॉस्फीन से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों शो कर रहा है, फॉस्फोरस क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि इसकी साइज जो है वो छोटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो हमको पता है कि अगर छोटी साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसा हो जाता है अमोनिया के केस में कि ये जो H जो है अमोनिया से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, और तो ये जो है तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में, एक अमोनिया मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के बीच में कुछ ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब इसके वजह से सोच लो ऐसे सब जुड़ जाएंगे एक दूसरे से अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी तो लगेगी भाई फॉस्फाइन से, क्योंकि फॉस्फाइन के केस में ऐसा कुछ बॉन्डिंग है नहीं, इसीलिए इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा है। चलो देखते हैं ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट्स ये रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कुछ ऐसे टाइप के होते हैं E2O3 E2O5। ई के जगह पे आप नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट लगा दो, जैसे N2O3 N2O5 P2O3 P2O5 ऐसे, ओके। अब इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है,
कम होते जाता है डाउन द ग्रुप। अब इसको समझेंगे थोड़ा, देखो एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैरेक्टर, करेक्ट। अब हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, तो हमको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैरेक्टर। अगर लूज करने का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो गेन करने का कैरेक्टर कम ही होगा ना। आगे देखते हैं, ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो E2O5 वाला जो ऑक्साइड है ये ज्यादा एसिडिक है E2O3 से। अब भाई साहब ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्साइड है इसमें एलिमेंट जो हमारा है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके, +5। और यहाँ पे ना हमारा एलिमेंट जो है वो +3 में। आप चाहिए तो करके देख सकते हो, 5 - 2 -10 हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा +10, 2x +5 ऐसे। तो इसका भी ऐसे ही कुछ निकाल सकते हो। तो ये जो +5 है ये भाई क्यों ज्यादा एसिडिक है +3 से? सामने दिख रहा है देखो, +5 है भाई, बहुत भूखा है इलेक्ट्रॉन का +3 से, जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक होना मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन ही करना होता है, बस यही तो रीजन है। और ये जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के, ओके, जो N2O3 होते हैं, E2O3 टाइप वाले, E2O5 वाले नहीं, P2O3 वाले, ये एसिडिक है। जो आर्सेनिक के ऑक्साइड्स है AS2O3 और एंटीमनी के है Sb2O3, या एम्फोटेरिक है, थोड़ा बेसिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं। और बिस्मथ का भाई बेसिक ही है, Bi2O3 भाई। तो अब देखते हैं ये ग्रुप 15 वाले भाई साहब हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इनके साथ रिएक्ट करके ये हैलाइड्स बनाते हैं EX3 और EX5 टाइप के। ई में लगा दो फिर से ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, NX3 ऐसे, PX3, ASX3, SBX3 ऐसे, NX5, PX5 ऐसे, ओके। फिर खास बात ये है कि जो EX5 तो ये समझ गए आप कि ये पेंटाहाइलाइड्स होते हैं, ये ट्राइहाइलाइड्स होते हैं। तो ये पेंटाहाइलाइड्स की खास बात ऐसे है कि इनका जो बॉन्ड है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर EX3 वाला जो ग्रुप 15 और हैलोजन का बॉन्ड है उससे ज्यादा है, ओके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पेंटाहाइलाइड में अपना एलिमेंट है वो +5 स्टेट में, देखो, और इसमें ना एलिमेंट ना +3 स्टेट में, ओके, दिख रहा है देखो, 5 × -1 -5 तो ये +5 में होगा, -3 तो ये +3 में ही होगा। अब ये +5 में होने की वजह से इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है ना, ये कटायन की, एनायन को खींचने की, तो खुद की तरफ वो, ये जो कटायन है एनायन को ऐसा, ये जो एनायन ऐसा था ना, ऐसा, ओके, बड़ा वाला, इसको क्या कर रहा है मालूम है, ये कटायन एनायन को ऐसे खींच रहा है पास में, हमने पढ़ा है ये। तो खींच रहा है तो ये जो चार्जेस है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ओके, ये थोड़ा न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और न्यूट्रलाइज हो रहे, चार्जेस सेपरेट होते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, चार्जेस न्यूट्रलाइज हो रहे, मिक्स हो रहे तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो बस इसीलिए ये थोड़ा क्या करेगा, इसकी पोलराइजिंग पावर थोड़ी कम होगी ना +5 से, तो कम न्यूट्रलाइजेशन होगा चार्जेस का, इसीलिए इसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी है, इसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर है, पर वो इससे ना थोड़ा कम होगा। इसीलिए इसका कोवैलेंट कैरेक्टर इससे ज्यादा होने की वजह से EX5 जो भी है हमारे, उनके जो EX बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर EX3 वाले ट्राइहैलाइड्स में जो EX बॉन्ड है उससे ज्यादा है। और एक बात, नाइट्रोजन जो है ये पेंटाहाइलाइड्स बनाते ही नहीं, NX5 एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब भाई साहब क्यों? समझ लो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। N के केस में सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल्स ही होते, 2d कुछ सुना है कभी? ऐसा होता ही नहीं है। तो कहाँ बेचारा ये अपना, ये ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स p में होते, 2 इसमें होते, कहाँ बेचारा ये देगा बाहर d में? d है ही नहीं, तो d है ही नहीं, तो फिर ये 3 ही के साथ इसको काम चलाना पड़ेगा। तो 3 के साथ काम चला रहा है तो NX3 ही बनाएगा, देखो, एक एक हैलोजन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। बस अब देखो ट्राइहैलाइड्स के केस में ना बाकी के एलिमेंट्स एकदम स्टेबल ट्राइहैलाइड बनाते हैं, पर नाइट्रोजन थोड़ी नौटंकी करता है। ये नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स जो है ना ये स्टेबल नहीं होते, इनमें सिर्फ एक ही ट्राइहैलाइड स्टेबल होता है, NF3, बस भैया इतना ही, यही स्टेबल होगा। और एक चीज ऐसी है कि ये जो बाकी के सभी ट्राइहैलाइड्स में ना कोवैलेंट नेचर देखा जाता है, हम बस BiF3 को छोड़ के। अब ये क्यों नाटक कर रहा है? देखो ये भाई नौटंकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिस्मथ ना मेटालिक कैरेक्टर शो करता है ज्यादा, देखो नीचे एकदम डाउन द ग्रुप,
तो ये भाई साहब का मेटल कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैरेक्टर है भाई, दे ही देंगे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दिया ही जा रहा है, शेयरिंग ही नहीं हो रही, तो कोवेलेंट नेचर कैसा होगा इसका, ज़्यादा आयोनिक नेचर हो जाएगा। तो देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी मेटल की तरफ कैसी है। तो मेटल के साथ ये रिएक्ट करके कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स -3 होते हैं। इसका मतलब ये खुशी खुशी 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, देखो Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड। अब इनमें अगर आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो आपको -3 मिल जाएगा। ये आ गया मजेदार सवाल, व्हाई डज अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट फॉस्फाइन डज नॉट। अब ऐसा इसलिए है, सपोज समझो अभी हम लोग ने ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स ले लिए, ओके, ये ऐसे है और यहाँ पे ऐसे समझ लो दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। तो ये नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में ना खुद के पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से भाई। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्जेस है ना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ये अलग अलग अमोनिया मॉलिक्यूल्स में के बीच में है। देखो ये अमोनिया मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ये अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के बीच में जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार हो जाएगा भाई, ये एक दूसरे को खींचने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कुछ ऐसे अट्रैक्ट करके कुछ ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, इसी को तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये NH3 के केस में हो रहा है। अब देखते PH3 के केस में भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल जब रहेंगे PH3 के एक दूसरे के बाजू बाजू में, तो P और H में ना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, तो ये खींच रहा नहीं है इलेक्ट्रॉन को। तो बस अगर ये खींचेगा ही नहीं तो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म ही नहीं होगा, तो अट्रैक्शन नहीं होगा और बस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। बस इतना ही सा रीजन है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो दो मेथड से हम नाइट्रोजन को बना सकते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl एंड NaNO2। ये दो चीजें हमारे पास लैब में होगी, बना देंगे नाइट्रोजन। अब देखते कैसे। तो मैंने ये NH4Cl लिया, इसका रिएक्शन देखते तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और NaNO2 लिया। अब मुझे बनाना क्या है, याद कैसे रखना है, मुझे नाइट्रोजन बनाना है, तो ये तो प्रोडक्ट होगा ही। इसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सा आइडिया लेके रखना है बाय प्रोडक्ट का। देखो Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है, ओके, NaCl निकलता है बाहर। और उसके अलावा देखो नाइट्रोजन गए, Na गया, Cl गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा है, तो वाटर निकलेगा बाहर। अब इसे बैलेंस करोगे तो तुम्हें यहाँ पे तुमको 2 डालना पड़ेगा, वाटर को 2 लेना पड़ेगा। अब ये जो नाइट्रोजन मिल रहा है ना इस रिएक्शन से, ये थोड़ा इम्प्योर है, तो इसमें इम्प्यूरिटीज कौन सी है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड। अब हमें इसे रिमूव करना है ना, तो हम क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को ना जो हमको मिल रहा है इसको हम एक्वियस H2SO4 प्लस K2Cr2O7 के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड निकल जाता है, हमें अच्छा सा हमारा प्यारा सा नाइट्रोजन मिल जाता है। अब दूसरा मेथड क्या है भाई, डिकम्पोज कर दो थर्मली, हीट करके तोड़ दो किसको, अमोनियम डाइक्रोमेट को, ओके, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो इस केस में हम लोग ये अमोनियम डाइक्रोमेट लिए, अब इसको हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं हीट देके, तो ये टूटेगा। अब ये टूटेगा ना, तो ये जो हमें पता है कि ये हमें नाइट्रोजन तो देगा ही, पर ये ना क्रोमियम का ऑक्साइड देता है नाइट्रोजन के साथ साथ। तो थोड़ा हम लोग ने ये बाय प्रोडक्ट भी थोड़ा याद रख लिया, अब आसान हो जाता है रिएक्शन को लिखना। तो देखो नाइट्रोजन तो निकल गया, क्रोमियम का ऑक्साइड बन रहा है Cr2O7 से लेके Cr2O3, अब बचेगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, वो वाटर ही बनाएंगे, और क्या बना सकते। और बैलेंस करोगे तब यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा आपको, आराम से बैठ के बैलेंस कर लेना। और आएंगे हम लोग ये तीसरे मेथड के ऊपर, जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही है, पर ये ना बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड का करते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे बेरियम अजाइड का, BaN3 ट्वाइस, ऐसा होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसको हम लोग जब हीट करेंगे तब हमको तो पता है नाइट्रोजन तो निकलना ही है और उसके साथ बेरियम निकलना है, क्योंकि ऐसे 2 जुड़े हुए हैं। अब नाइट्रोजन निकलना है तो ये 2 है, तो इसको यहाँ पे 3 कर दो, 6 हो गया,
हो गया 6, हो गया बैलेंस भी। और सोडियम एजाइड के साथ कैसे बनाएंगे, NaN3। ओके, ये होता है सोडियम एजाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको डिकम्पोज करेंगे थर्मली तो क्या मिलेगा, N2 और सोडियम निकलेगा। अब ये जो N2 है यहाँ पे N3 है तो 3N2 कर दो, 2N3 कर दो, हो गए 6 और 2 Na। अब इसकी खास बात ये है कि जो हमारे नाइट्रोजन मिल रहा है ना ये रिएक्शन से, ये प्योर होता है। बहुत अच्छी बात है भाई, इससे ही करवा लो, इतना सारा झंझट करने से अच्छा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली। तो इंडस्ट्री में हम सबको पता है, बहुत बार सुना है हमने, ये हेबर्स प्रोसेस कुछ होता है और इसमें क्या करते हैं, बस भाई नाइट्रोजन को लो, हाइड्रोजन को लो, मिक्स कर दो, अमोनिया बना दो। इतना आसान नहीं होता, पर रिएक्शन तो इतना आसान ही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को ले लो, अमोनिया बना दो। अब ये जो रिएक्शन है इसमें अमोनिया का यील्ड मतलब ज़्यादा मिले तो कंडीशंस कौन सी है जिससे हमें मैक्सिमम यील्ड मिले अमोनिया का। तो सबसे पहले हम लोग को प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ता है, करीबन 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो आप इमेजिन कर सकते हो हमारे ऊपर इतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते क्योंकि उससे रेट बहुत कम हो जाएगा इस रिएक्शन का। तो हमें तकरीबन 700 केल्विन तक रखना पड़ता है। और इसमें हम लोग कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, आयन ऑक्साइड। आयन ऑक्साइड के साथ साथ K2 और Al2O3 को भी यूज़ करते हैं ताकि हम इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच पाए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो ये डिपेंड करता है नाइट्रिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे तो कॉपर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो कॉपर हमें नाइट्रिक ऑक्साइड देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो थोड़ा रिएक्शन देख लेते तो समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते तो कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट वाला, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट्स। सबसे पहले ये तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है हमारा, पर ये दोनों भी केसेस में सेम ही रहेगा, ओके। पर डाइल्यूट में मैंने क्या बोला था, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा हमें एज अ बाय प्रोडक्ट, और बचेगा क्या, पानी। अगर तुम लोग देख लोगे ठीक से तो पानी निकल रहा है इसमें से। तो इसको अगर हम बैलेंस वगैरह करेंगे तो आप देख लोगे तो कुछ ऐसा होगा, और बैलेंस हो जाएगा। तो आप एकदम आराम से बैठ के कर लेना बैलेंस। फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखेंगे इसका, तो फिर से वही कॉपर नाइट्रेट्स बनेंगे, CuNO3 ट्वाइस, क्योंकि ये +2 स्टेट में है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। और अगर आप इसको बैलेंस करते बैठोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आराम से बैठ लेना बैलेंस करते। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2 एंड N2O5। अब इसके लिए सबसे पहले हमें इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम सबको पता है लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, 11th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। तो सबसे पहले NO2 का बनाएंगे। तो नाइट्रोजन को ले लिया सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड बना दिए, एक ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बना दिया एक ऑक्सीजन के साथ, ओके। 2 लोन पेयर यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लोन पेयर। तो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4, इसके जो वैलेंस शेल में खुद के इलेक्ट्रॉन्स बस 4 ही है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ना ऑक्सीजन ने खुद ने ले लिया भाई, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। और इसके केस में देखो, ऑक्सीजन के केस में 1 2 3 4 5 6 7, तो वैलेंस शेल में इसके खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स है भाई, एक एक्स्ट्रा ले लिया इसने, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बस इतना ही समझना है। अब इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन बोलेगा भाई मैं दे देता हूँ तेरे को, पॉजिटिव बन रहा है ना तू, ले ले मेरे से इलेक्ट्रॉन। पर ये दूसरा ऑक्सीजन बोलेगा इतनी क्यों मेहरबानी दिखा रहा है इसके ऊपर, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, ले लूंगा इसका ये इलेक्ट्रॉन, फिर से कर दूंगा इसको पॉजिटिव। तो देखो क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन है बेचारा, इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बना के खुद के आंग पे ले लिया। ये लो, इसके पास पहले से 2 थे और एक तीसरा आ गया, तो हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। इसके केस में क्या हो रहा है, इसके पास पहले से एक बॉन्ड था, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहे, तो बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के केस में तो बस 2 लोन पेयर बच गए इसके केस में,
तो ये बराबर अच्छे से स्टेबल हो गया। पर ये तो बेचारा वैसे ही भूखा ही एक इलेक्ट्रॉन का अभी भी, क्योंकि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कुछ ऐसे तरीके से बनाना है। ओके, इसका देख लिया। अब देखते हैं N2O5 का। ये भी थोड़ा मज़ा आएगा इसमें बनाने। तो इसमें पहले देखते हैं कि N को हम लोग ऐसे ले लेंगे और बीच में ऑक्सीजन को लगा देंगे। ओके, तो पहले सिंगल बॉन्ड बना देते सब में ऐसा। लोन पेयर दे देते इसको। इस केस में इसको 2 लोन पेयर होंगे, बॉन्ड बनाएगा। इसमें 6, इसमें 6, इसमें 2 और बॉन्ड पेयर। अब ये हम सबको पता है कि कैसे बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिवली चार्ज हो गया ये। 1 2 3 4 देखो बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है खुद के वैलेंस शेल में, प्लस। सेम इसके केस में भी यही कहानी होगी। इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब बस घुमाते बैठो चार्जेस को यहाँ से वहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन को घुमाते बैठो। अब ये देगा इसे, पर ये बोलेगा भाई मैं तुझे ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, ये ऑक्सीजन बोल देगा। तो बस बना दो अभी ये स्ट्रक्चर। तो ये साइड का सब कुछ सेम हो जाएगा। तो ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, बस ये साइड में 2 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O। ओके, यहाँ पे नीचे वाला ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है और ये ऑक्सीजन नौटंकी कर रहा है। तो डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर उसके पास इंटैक्ट है, अच्छे से एकदम खुश। इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज हट गया, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए। अब इससे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो भाई ये बॉन्ड तो निकल जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो हो गए इसके पास 3 लोन पेयर, 7वां इलेक्ट्रॉन भी आ गया, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तो बेचारा वैसे ही भूखा रहेगा। 1 2 3 4। अब इसने गेम खेल लिया, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ गेम खेल लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा गेम खेल लेंगे। ये बोलेगा ऑक्सीजन भाई मुझे भी तो चांस दे नेगेटिव चार्ज लेने का। तो भाई ये गए यहाँ पे लोन पेयर इसके पास, ये आ जाएंगे इसके पास। तो बना दो फिर वैसे ही स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन को बेचारे को खुश होने ही नहीं देंगे। ओके, तो ये साइड का भी वैसे ही रहेगा। तो इसके ऊपर जा रहा है तो ये एक बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन खींच के ले रहा है इस बॉन्ड से अपनी तरफ। और इसके केस में ऑक्सीजन ऐसा है, ये बेचारा दे रहा है खुद का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाने के लिए। तो इसके पास 2 लोन पेयर बच गए, तो ये एकदम अच्छे से स्टेबल हो गया, इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज हट गया। ये तो बेचारा वैसे ही भूखा रहेगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है N2O5 के, ये 2 है NO2 के। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द HNH एंगल वैल्यू इज हायर दैन HPH, HASH, HSBH एंगल्स, व्हाई? तो सबसे पहली चीज, हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तब हम सबको पता है कि साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ओके, तो इससे इसका क्या लेना देना, देखो अगर साइज बढ़ रहा है तो सपोज ये नाइट्रोजन है, अब HNH, HPH ये किसकी बात चल रही है, ये इनके ना हाइड्राइड्स की बात चल रही है, NH3, PH3, ASH3 ऐसे। तो इनके केस में हम समझ लो ऐसे लेते कि ये जो N और H और H इन बॉन्ड एंगल्स की बात चल रही है, पहली बात। ओके, अब साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का भी तो साइज बढ़ेगा ही बरोबर, क्योंकि इसमें 2p वाले हैं, फॉस्फोरस में 3p वाले हैं, 4p वाले हैं ऐसे। तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड बना रहा है। ओके, p वाला। तो क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में है ना, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं इसके बीच में ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब फॉस्फोरस के केस में देखते हैं, थोड़ा इसका साइज बढ़ेगा तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल भी थोड़ा बड़ा होगा ना, 3p वाला। तो ये कुछ ऐसा बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे होंगे। अब देखो आर्सेनिक के केस में और थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे कुछ। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो दूर दूर जा रहे हैं सेंट्रल एटम से, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जा रहे, बस जैसे हम अमोनिया से शिफ्ट होंगे SbH3 तक। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ना एक दूसरे के भी पास थे, करीब थे, तो इसलिए इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये NH NH का, ये ज़्यादा होगा।
यहाँ पे पहले से ही ये दूर है बेचारे, सेंट्रल एटम से भी और खुद से भी थोड़े से दूर ही है, तो इनका रिपल्शन कम होगा, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है कुछ ऐसा होगा, थोड़ा अंदर आएंगे, रिपल्शन कम है इसलिए इसमें तो क्या होगा, और भी रिपल्शन कम इन दोनों के बीच में, तो और करीब आ जाएगा इसका एंगल, तो और छोटा होगा। तो ये इसीलिए बस यही बताना था हमें कि HNH एंगल यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे और छोटा होगा, यहाँ पे छोटा होगा, इसीलिए HNH एंगल सबसे ज़्यादा है, HPH से भी ज़्यादा, HASH से भी ज़्यादा और HSBH से भी ज़्यादा। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। Why does R3P डबल बॉन्ड O exist but R3N डबल बॉन्ड O does not? जहाँ पे R है अल्काइल ग्रुप। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो R3P है ये कुछ ऐसा है, तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो इसके जो p ऑर्बिटल्स है ये बना रहे हैं इसके साथ बॉन्ड, R के साथ बॉन्ड, और ये फॉस्फोरस के अभी p खत्म हो गए ना, अभी 3s 3p में 3 वाले ऑर्बिटल्स खत्म हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, अब आगे जाता है 3d यूज करता है ये, तो इसीलिए ये d ऑर्बिटल यूज करता है फॉस्फोरस इसका, और ऑक्सीजन तो उसका p यूज करेगा, और ये पाई बॉन्ड बना रहा है इसलिए d पाई p पाई बॉन्ड बना लेते हैं ये एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये एग्जिस्ट करते, पर भाई R3N क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? ये इसीलिए एग्जिस्ट करते क्योंकि ये d पाई p पाई बॉन्ड बना रहे और फॉस्फोरस के पास वो एबिलिटी है। अब R3PN में देखो, R3N डबल बॉन्ड O में, अब R3N डबल बॉन्ड O में देखो ऐसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद चौथा बना ही नहीं सकता ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसके पास बनाने के लिए d पाई p पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा और नाइट्रोजन भैया के पास d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, बस इसीलिए ये R3NO एग्जिस्ट ही नहीं करता। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक व्हाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक। अब इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस, ओके, as the size of the central atom which donates the electron pair increases। पहले इतना ही समझ लेते। तो ये ऐसे कह रहे हैं हमें कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ते जाएगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो ना कम होती जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो डिफ्यूज हो जाता है सेंट्रल एटम के ऊपर, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है। डिफ्यूज होना मतलब क्या? तो इलेक्ट्रॉन ये है ऐसे, तो ये फैल जाएंगे सेंट्रल एटम के ऊपर, क्योंकि दूर दूर चले जाते हैं ऐसे कुछ लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, तो दूर दूर जाएंगे ऐसे समझ लो। तो क्या होगा, इसे आसानी से डोनेट कर पाएंगे क्या हम? इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम कम होती जाती है। अब हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे और बिस्मथ, इसका और बड़ा समझ लो। ओके, तो जब हम लोग ऐसे नीचे नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तब साइज बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोग ने देखा साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसी को तो क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा है फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस का ज्यादा है आर्सेनिक से, ऐसी। तो इसीलिए अमोनिया में जब देखेंगे हम तब ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ये आसानी से डोनेट कर पाता है एज कंपेयर टू बिस्मथ की, जिसके ऊपर भी लोन पेयर होता है पर ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाता। इसलिए अमोनिया इज बेसिक और बिस्मथ इज फीबली बेसिक, थोड़ा सा ही बेसिक है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नाइट्रोजन एग्जिस्ट्स एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस एज P4, व्हाई? अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए बनाता है क्योंकि इसके पास एक खास एबिलिटी होती है खुद के साथ p पाई बॉन्ड बनाने की। देखो ये p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना रहे इसलिए p पाई बॉन्ड बना रहे एक दूसरे के साथ, और ये ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है।
और ये ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए तो एग्जिस्ट कर रहा है N2 में, और ऐसे स्टेट में एग्जिस्ट इस करके वो खुद की वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं P वाले, ओके, P वाले सब शेल में ये और 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर करके 6 बना रहा है। अब फॉस्फोरस भैया देखो ये जो है ना ये एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनके पास एक खास एबिलिटी नहीं है पी पाई बॉन्ड बनाने की। अब ये ऐसे सिंगल बॉन्ड बना के तो खुद की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो ये ना थोड़ा दिमाग लगाते भाई, ये कुछ ऐसे 4 लोग मिलते एक दूसरे के साथ और कुछ ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। अब इससे क्या हो रहा है देखो, ये टेट्राहेड्रा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ओके। तो इसमें ये फॉस्फोरस इसके साथ बॉन्ड बना के इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस शेल में, इसके साथ बॉन्ड बना के एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना के दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, हो गए ना 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो खुद की वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और एकदम स्टेबल हो रहा है, इसीलिए ये P4 मॉलिक्यूल में स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं अगला सवाल, राइट मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस नाम से ही व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, इसके पास रेड आयन ग्रे लस्टर होता है थोड़ा, ओके। और ये पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है भाई, बच के रहना व्हाइट फॉस्फोरस से। कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है ये कार्बन डाइसल्फाइड में इनसोल्यूबल है। ये केमिलोमिनेसेंस दिखाता है, ये केमिलोमिनेसेंस नहीं दिखाता, ओके, डार्क में ग्लो नहीं करता। ये ज़्यादा रिएक्टिव है व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव है। और ये P4 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने देखा था एक सवाल में जहाँ पे N2 और P4 का सवाल था, वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, वाई फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4, तो उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। अब ये जो है ना उसी P4 मॉलिक्यूल का पॉलीमर है, ओके। तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, जैसे समझ लो सेम P4 मॉलिक्यूल को हम लोग ने लिया, ओके, पर ये जो 2 फॉस्फोरस है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये दूसरे P4 मॉलिक्यूल के फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनेंगे कुछ ऐसा, और ये ऐसी चेन आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे भी ऐसी ही चेन आगे बढ़ती जाएगी, ओके। तो हर एक फॉस्फोरस 1 2 3 ऐसे 1 2 3 3 फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड तो बना रहे 1 2 3 और पॉलीमरिक चेन में एग्जिस्ट कर रहा है P4 मॉलिक्यूल के। तो चलो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ना वो फॉस्फोरस के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उससे वीक है। अब भाई ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है ना उसका साइज बहुत छोटा है, हम सबको पता है। तो साइज छोटा है तो समझो ये अगर 2 नो मिल के बॉन्ड बना रहे, ओके, तो इनका बॉन्ड लेंथ भी छोटा ही होगा भाई। पर फिर भी अब हो क्या रहा है मालूम है, इसकी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना वो काफी करीब है एक दूसरे के, तो ये रिपेल कर रहे एक दूसरे को, दूर खींच रहे। अब अभी आप भी समझ लो, अगर किसी घर में खुद झगड़ा हो रहा है तो बाहर वाले तो लूट के ही जाएंगे घर, ऐसे ही कुछ हो रहा है, इसके अंदर खुद ही रिपल्शन है, तो ये वीक बना रहा है इस चीज को, बॉन्ड को। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है, और हमारा मोटो है लर्निंग को सिंप्लीफाई करना। तो आशा करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब मैंने सिंपल मैनर में समझाए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। सो बस दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।